नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आदर्शवादी बहू। सुबह सुबह प्राची बिस्तर से उठ बैठी। आज उसका अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम था। रात में उसकी सास कल्पना ने छोले बनाकर फ्रिज में रख दिए थे। सुबह जल्दी उठकर वे उसके लिए पूरी बनाने वाली थी। प्राची ने आंखें बंद की और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसे इतना अच्छा घर मिला है। प्राची की माँ नहीं थी, हालांकि पापा ने उसे माँ पापा दोनों का प्यार दिया था, फिर भी उसके मन में माँ के महत्व की चाह सदैव बनी रही। शादी के बाद उसकी चाह पूरी हो गई। प्राची ने किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई। मम्मी उठिए, मुझे देर हो जाएगी। ज्यों ही उसने स्नेह से मम्मी की बाह पर हाथ रखा, वो कांप गई। मम्मी का बदन तेज बुखार में तप रहा था। प्राची ने उनका माथा छुआ और तेजी से अपने बेडरूम में आई। अपूर्व को झिझोड़ते हुए वह बोली, अपूर्व उठो, देखो मम्मी को कितना तेज फीवर है। अपूर्व तुरंत उठकर मम्मी के कमरे में चल दिया। प्राची ने अपनी फ्रेंड सुहानी को फोन किया, नहीं जा सकूंगी, मेरी सास की तबीयत खराब है। अरे यह क्या कह रही हो तुम, सब तैयार हैं और एन वक्त पर तुम प्रोग्राम कैंसिल कर रही हो। आज संडे है, अपूर्व तो घर पर ही रहेंगे ना, वह अपनी मम्मी की देखभाल कर लेंगे, सुहानी ने कहा। तुम ठीक कह रही हो सुहानी, पर मम्मी को बीमार छोड़कर मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। प्लीज प्राची, ज्यादा आदर्शवादी मत बनो, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। प्राची खींचकर बोली, सारी सुहानी फिर कभी सही कहकर प्राची ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद मम्मी भी जाग गईं। वो उठने को हुई तो प्राची बोली, मम्मी लेटी रही है। उसकी बात को अनसुना कर छींट सी आवाज में बोली, अभी तक तैयार भी नहीं हुई? चलो मैं पूरी बना दूं। मम्मी आप आराम कीजिए, मैं पिकनिक पर नहीं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद अपूर्व डॉक्टर को बुला लाएंगे, तब तक आप गर्म चाय के साथ बिस्किट ले लीजिए। लेकिन प्राची, ओह मम्मी, पिकनिक आपकी तबीयत से ज्यादा जरूरी है क्या? प्राची ने कहा। उसने देखा अपूर्व बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए। मम्मी को वायरल था। 3 दिन तक बुखार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहा। प्राची ने ऑफिस से सप्ताह भर की छुट्टी ले ली। इस बीच उसने मम्मी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। चौथे दिन दोपहर में खाना खाकर मम्मी सो गईं। प्राची बरामदे में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। तभी उसकी सहेलियां रिया और सुहानी आ गई। अरे तुम लोग से, मुस्कुराते हुए प्राची ने उसका स्वागत किया। रिया बोली, हमने सोचा तुझे तो अपनी सास की सेवा से फुर्सत ही नहीं, हम ही मिलाएं। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ प्राची, अच्छा भला प्रोग्राम चौपट करवा दिया। सुहानी ने शिकायती लहजे में कहा, क्या तुम लोग भी नहीं गए? प्राची ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अकेले क्या खाक एंजॉय करते, तेरे बिना मजा भी नहीं आता। सुहानी नाराजगी से बोली, जो बीत गया उसे छोड़ो प्राची, पर हम तुझे ये समझाने आए हैं कि इतना आदर्शवादी होना ठीक नहीं। सास की जरा सी तबीयत खराब हो गई, तुमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सहेलियों की बातें सुनकर प्राची ने कहा, रिया कैसी बातें कर रही हो? मम्मी का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? वास्तव में भूल तुम लोगों की भी नहीं है। बचपन से ही लड़कियों के मन में सास की संवेदनशील नारी की इमेज होती है, और पूर्वाग्रह ग्रस्त लड़की जब ससुराल में कदम रखती है तो सास ने पूरी बनाकर। मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। मन में आस थी कि अपनी सास से माँ का प्यार मिलेगा, और मम्मी ने मेरी इस आस को पूरा कर दिया है। मैं तो यही जानती हूँ कि निस्वार्थ भाव से प्यार दोगे तो प्यार जरूर मिलेगा। मम्मी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख सहे हैं। तुम लोग कभी उनकी डायरी पढ़ो तो तुम्हें एहसास होगा। मम्मी डायरी लिखती हैं, हमें भी दिखाओ, सुहानी ने कहा। प्राची कमरे में से एक डायरी उठा लाई और अपनी सहेलियों को देते हुए बोली, तुम लोग डायरी पढ़ो, तब तक मैं बढ़िया सा नाश्ता बनाती हूँ। रिया और सुहानी मम्मी की जीवन की गाथा पढ़ने बैठ गई। मैं कल्पना माथुर प्रेम विवाह को सुख की गारंटी समझ बैठकर मेरे पति राकेश का मन किसी मरुभूमि की तरह, जिसमें प्यार के कौपले खिल ही नहीं पाए। विवाह को 6 महीने बीत गए होंगे, पर दोनों में टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। उसके उग्र सकी स्वभाव के कारण आए दिन घर में तनाव रहता। पब्लिक स्कूल में इंग्लिश की अध्यापक थी। स्कूल से लौटने के थोड़ी देर हो जाती तो सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती। मैं जितना संवेदनशील थी उतने ही भाव शून्य थे। अपूर्व के जन्म के बाद मुझे लगा स्थिति में सुधार होगा, लेकिन यह आशा ही छलावा थी। घर के झगड़ों का असर धीरे धीरे अपूर्व पर पड़ने लगा था। वह अधिकांश समय सहमा रहता, दूसरे सामान्य बच्चों की तरह ना तो शोर मचाता, ना ही खेल कूद में अधिक रुचि लेता। वक्त सरकता गया और हमारे बीच की दूरी उस समय एक गहरी खाई में बदल गई जब मुझे पता चला कि उसकी जिंदगी में दूसरी स्त्री है। सीमा राकेश के ऑफिस में काम करती थी। पहले एक पार्टी में उसे देखा। जिस अधिकार से उसने राकेश को थामा, वह बात मेरे मन को खटकी, पर राकेश के प्रति अविश्वास नहीं उपजा था। हाँ, मुझे समझ में आया क्यों वह बेवजह मुझ पर शक करते। इसके मन में एक गिल्ट था, उनके कचोरता रहती। एक दिन अपनी एक साथी अध्यापिका के साथ में शॉपिंग पर जा रही
सामने से आ रहे राकेश पर निगाह पड़ गई। उसकी बाह साथ में चल रही सीमा के कमर में थी। उस रात हमें दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। कितनी बेशर्मी से उन्होंने स्वीकारा था कि वो मुझे छोड़ सकते हैं, किंतु सीमा को नहीं। जल्दी हमने तलाक ले लिया। मैं अपूर्व पर अपना कानूनी हक चाहती थी, जिसके लिए राकेश तैयार हो गए। वह मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। लोगों की सवालिया नजरें दूर तक मेरा पीछा करती रहीं। कभी मैं हमारे असुरक्षित भविष्य को चिंता में घुलती, तो कभी अपने 5 वर्ष के बेटे अपूर्व की परवरिश की। वह अपने पापा को याद करके रोता तो उसे संभालना बेहद कठिन हो जाता था। तरह तरह के झूठे आश्वासन से मैं उसे शांत कर पाती थी। उस समय मुझे किसी अपने की आवश्यकता थी, अतः मैंने माँ को अपने पास बुला लिया। 1 वर्ष पूर्व पिताजी के स्वर्गवास हुआ था, तब से वह अकेली ही थी। माँ के आने से मुझे काफी राहत मिली। अपूर्व के सब कामों का दायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। अपूर्व भी नानी के साथ आने से खुश था। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। जीवन एक साल बार फिर पलटी ले गया। एक दिन स्कूल से घर लौटी तो माँ को बिस्तर पर लेटे देखा। उनके पैर में प्लास्टर था। मैंने परेशान हो उठी, यह कैसे हो गया? क्या बताऊं, राशन लाने बाजार गई थी, रास्ते में रिक्शा पलट गया। तो वो अच्छा हुआ, ईश्वर ने मदद के लिए आकाश को भेज दिया, वरना पता नहीं क्या होता। माँ कुछ छीड़ स्वर में बोली, तुम भी कमाल करती हो माँ, तुमसे किसने कहा था अकेले बाजार जाने के लिए? तभी मेरे सहकर्मी आकाश कमरे में आए। उन्होंने टेबल पर दवाइयाँ और फल रखे और बोले, इत्तेफाक से आज छुट्टी पर था, बाजार घूमने निकला। तभी मेरी आंखों के सामने ही माँ जी का रिक्शा पलटा। आकाश ने मदद की कल्पना सहारा देकर डॉक्टर के पास ले गया, एक्सरे कराया, प्लास्टर चढ़वाया और अब सारी दवाइयाँ लाया हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। मन आकाश का दिल से आभार प्रकट किया। आकाश और मैं एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। उस दिन के बाद से वो अक्सर माँ को देखने घर आने लगे। धीरे धीरे उनमें औपचारिकता समाप्त होने लगी। माँ भी काफी खुल गई थी। आकाश जब भी आते घर का वातावरण खुशगवार हो उठता। धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ रही थी। बातें करते करते आकाश का एकाएक खामोश हो जाना और मेरी ओर खोई खोई दृष्टि से देखना मुझे कई भीतर तक छू जाता था। उन नजरों का मतलब समझकर भी मैं समझना नहीं चाहती थी। एक दिन माँ अपूर्व को पार्क में घुमाने ले गई थी। एकांत के उन क्षणों में आकाश ने मेरे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। मैं हैरत में पड़ गई थी। सोच समझकर संयत स्वर में जवाब दिया, दूसरे विवाह के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप विवाहित हैं, मैं एक बेटे की माँ, कैसे संभव है? आप विवाहित हूँ तो क्या? तुमने 4 वर्ष बड़ा ही हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम अच्छी तरह सोच लो फिर जवाब देना। रात में मैंने माँ को बताया, वह उत्साहित हो उठी। कल्पना, सच कहूँ मेरे दिल में भी कई बार यह ख्याल आया, पर तुम्हारी नाराजगी के डर से चुप रही। आकाश शक्ल सूरत में साधारण तो है, क्या स्वभाव से हंसमुख है और हर तरह से तुम्हारे योग्य है। कैसी बातें कर रही हो माँ, मैं एक बेटे की माँ हूँ। माँ के साथ साथ तुम एक स्त्री भी हो, यह मत भूलो। पहाड़ सी जिंदगी अकेले कैसे काटोगी तुम? कुछ ही वर्षों में अपूर्व बड़ा हो जाएगा, उसकी अपनी दुनिया होगी, तब तुम अकेली पड़ जाओगी। उस समय तुम्हें अपने निर्णय पर पछतावा होगा। विवाह के बाद अपूर्व तुम्हारे पास ही रहेगा, दूर थोड़ी ही चले जाएगा। बहुत देर तक माँ मुझे समझाती रही। माँ तो सो गई, किंतु मेरे मन में विचारों का तूफान उठने लगा। सच ही तो कहती है माँ, राकेश ने दूसरा विवाह कर लिया। जिंदगी को कितनी खुशियां उसे हासिल हैं और मेरे हिस्से में क्या आया? बेबसी, घुटन और अपूर्व को पालने का कर्तव्य मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा। यह कर्तव्य भी तो मैंने स्वेच्छा से ही हासिल किया है। यदि राकेश अपूर्व को अपने साथ ले जाते तो इस कल्पना से मेरी हृदय तड़प उठी और मैंने पास ले अपूर्व को कसकर खुद से सटा लिया। मैं तो जी नहीं पाती उसके बगैर। आकाश हर तीसरे चौथे दिन घर आते, लेकिन मैं रोज ही उनकी प्रतीक्षा करती थी। मेरी स्वीकृति पाकर आकाश उत्साहित हो उठे। मेरा मन फिर से सुखमय भविष्य के सपने बुनने लगा। इन पलों के बीच में भूल ही गई थी कि अपूर्व उपेक्षित हो रहा है। कहाँ तो वो अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आता था और कहाँ अब उसके 2-2 विषयों में लाल निशान थे। होमवर्क की अक्सर पूरा नहीं होता था। उसने असुरक्षा की भावना भर रही थी। वह चिड़चिड़ा होता जा रहा था। नए बन रहे संबंधों की उष्णता ने मेरी दृष्टि को धुंधला कर दिया था। एक दिन आकाश के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम था। मैं तैयार हो रही थी, तभी रुआसा सा अपूर्व मेरे पास आया। आंखों में उमड़ आए आंसुओं को पीते हुए बोला, मम्मा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने काम से जा रही हूँ बेटा, तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगी। तुम तक नानी के पास बैठकर पढ़ो। नहीं पढ़ना मुझे, और चॉकलेट भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ चलूंगा मम्मी। गुस्से के आवेग में वह पैर पटक कर चिल्लाया। फिर न जाने को क्या हुआ, मेरा पल्ला पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। तब विमूढ़ सी खड़ी रह गई। उसका इस तरह का व्यवहार मेरे लिए अप्रत्याशित था। मैंने उसके प्यार के बालों पर हाथ फिराया, बोली, अच्छा चलो और तैयार हो जाओ। मुझे लगा अपूर्व को साथ ले जाना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे वह आकाश के साथ सहज महसूस करने लगेगा, किंतु जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ।
आकाश चुप्पी साधे बैठे रहे। रेस्तरां में कॉफी पीने बैठे तो मैंने टोका, इतना खामोश रहना तो क्यों आए हैं? कुछ फट देखते हुए बोले, अब तुम ही बताओ, इसके सामने क्या बोलूं? इसके साथ लाने की क्या आवश्यकता थी? सुनकर मेरे मन को ठेस लगी। वह चाहते तो उस दिन उसके और अपने बीच की दूरी को कुछ कम कर सकते थे। कई बार उनसे कह चुकी थी, उनका अपूर्व के साथ घुलना मिलना जरूरी था, तभी वह उन्हें पिता के रूप में स्वीकार करेगा। उसके अगले रविवार को आकाश आए और बोले, कल्पना जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं अपूर्व को घुमा लाता हूँ, अन्यथा यह भी हमारे पीछे लगेगा। आकाश के आखिरी शब्द मेरे हृदय को भीग गए। जब रन थेल कर ही भेला अपूर्व को, वह तो जाना ही नहीं चाहता था। रात में आकाश के साथ खाना खाकर लौटी तो माँ ने बताया कि अपूर्व जब से लौटा था तब तो कुछ बात ही नहीं कर रहा और ना ही खाना खाया। मैंने सोचा मेरे बाहर चले जाने से मुझसे नाराज होगा, इसलिए उसे मनाने के लिए मैं उसके पास लेटी, लेकिन वह उठ गया और नानी के पास जाकर लेट गया। कोई और समय होता तो मैं उसे समझाकर दम लेती, किंतु उस दिन मैंने कुछ भी नहीं कर पाई। एक अजीब सा अपराध बोध मन को में घेरे हुआ था, जिससे चाहकर खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी। अगले ही दिन स्कूल के प्रिंसिपल शर्मा जी ने मुझे बुलवाया और पहुंचते ही उन्होंने प्रश्न दाग दिया, आजकल अपूर्व को क्या होता जा रहा है? कल्पना, उसे क्या हुआ है सर? कुछ भी तो नहीं। शर्मा जी गौर से मुझे देखते हुए बोले, दो विषयों में फेल है वो, और तुम कह रही हो कुछ भी नहीं हुआ? स्कूल के सबसे मेधावी छात्रों में उसका नाम गिना जाता था। उसका व्यवहार भी असामान्य होता जा रहा है। उसकी क्लास टीचर का कहना है क्लास में या तो गुमसुम रहता है या बेवजह साथियों से झगड़ा करने लगता है। मुझे लगता है उसके मन में कोई बात है जो वह खुलकर कह नहीं पा रहा है, कोई गांठ है जो बड़ी होती जा रही है। देखो बेटी, मैं यह बात एक प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं वरन एक बुजुर्ग की हैसियत से कह रहा हूँ। जो बच्चे स्वयं को अधूरा और असुरक्षित महसूस करते हैं, जिन्हें जीवन में माँ और पिता दोनों का प्यार नसीब नहीं होता, अपूर्व के सिर पर भी उसके पिता का हाथ नहीं है। ऐसे में तुम्हारा दायित्व तो दुगना हो जाता है। तुम्हें उसके मन को समझना होगा। कल्पना, बच्चों को पालना, पढ़ा लिखाकर अच्छा इंसान बनाना एक तपस्या है, जिसमें अपनी बहुत सी इच्छाओं की आहुति देनी पड़ती है, तभी तपस्या फलित होती है। शर्मा जी ने मेरे सोए हुए विवेक को जगा दिया। स्कूल में सारा दिन बेचैन रही, शाम को मन से उसे नए कपड़े पहनाकर तैयार किया। वो बोला, मम्मी हम घूमने जा रहे हैं। हाँ बेटा, क्या अंकल के साथ? उसने संकित होकर पूछा। नहीं, बस मैं और तुम नानी। ठीक है। वह कुछ आश्वस्त हुआ। पार्लर में आइसक्रीम खाकर और कैरम बोर्ड खरीदकर हम घर लौटे। रात में उसके पास लेटी तो उसे खुश देख कर पूछ बैठी, अच्छा अपूर्व, उस दिन तुम आकाश अंकल के साथ घूमने गए थे, तब तुमने क्या क्या खाया था? अपूर्व के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने फिर कुरेदा, बेटा आकाश अंकल तुम्हें कैसे लगते हैं? मेरा हाथ झटक अपूर्व खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों झलक रहे थे। वो बोला, मम्मी आकाश अंकल कह रहे थे तुम उनसे शादी कर रही हो, मगर मम्मी मैं हॉस्टल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हॉस्टल? तुमसे किसने कहा तुम हॉस्टल में रहोगे? इस नई बात ने मुझे अचंभित कर दिया। अंकल ने उस दिन कहा था कि हॉस्टल बहुत अच्छी जगह होती है, हम तुम्हें वहीं रखेंगे। पापा को छोड़कर चले ही गए, अब तुम भी चली जाओगी, मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा नानी के पास। मेरा चेहरा फीका पड़ गया। अगले दिन आकाश आए तो मैं उत्तेजित होकर बोली, तुमने अपूर्व से कहा था कि उसे हॉस्टल में रहना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे बच्चे को दूर करने की सोच रहे हो। जानते हो अपूर्व इन दिनों स्वयं को कितना असुरक्षित महसूस करने लगा है। कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। आकाश ने एक गहरी दृष्टि मुझ पर डाली, शांत स्वर में बोले, उत्तेजित मत हो कल्पना, ठंडे दिमाग से सोचो। विवाह के शुरुआती दिनों में पति पत्नी के बीच कोई तीसरा हो तो कभी उसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। अपूर्व साथ रहेगा तो तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा, तुम मुझसे उसमें सामंजस्य बिठाने लगोगी। इस प्रयास से हमारा रिश्ता प्रभावित होगा, जो सहन नहीं कर सकता। तो तुम क्या चाहते हो? अपनी ममता को तुम्हारी उमंगों पर कुर्बान कर दूं? मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि अपने सुख के लिए अपने बच्चे को अपने से दूर कर दूं। मेरी बातों से आकाश का मूड उखड़ चुका था। उसने गुस्से में बोला, तुम्हें अपने लिए पति की नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए पिता की आवश्यकता है। मेरे पति भी वही इंसान बन सकता है जो मेरे बेटे का बाप का प्यार दे सके। उसे घर से दूर करने का सोचे पहले ही तुम्हारे मनोभाव का पता चल जाता है। मैं कभी भी इस राह पर आगे नहीं बढ़ती। आकाश उठकर चले गए। तब मैंने देखा दरवाजे की आड़ में अपूर्व खड़ा था। उसे अपने सीने से लगा। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, हमेशा कहना मानूंगा। रुंधी आवाज में कहे उसके शब्दों ने मेरी आत्मा तक तो झकझोर दिया। माँ मेरे नजदीक आ बैठी, उनके कंधे पर सिर रखकर मैं बोली, तुम बताओ माँ, राकेश को छोड़कर चला ही गया, अब क्या अपनी ममता से भी इसे महरूम कर दूं? नहीं कल्पना, तुमने बिल्कुल ठीक किया।
ऐसा पाषाण हृदय व्यक्ति तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता था। इसके बाद मैंने अपने जीवन की पुस्तक से आकाश का अध्याय निकाल फेंका। भविष्य में फिर कभी भी भटकाव की स्थिति पैदा नहीं हुई। अब जीवन में एक ही उद्देश्य था, अपूर्व को उस शिक्षा दिलाकर एक अच्छा इंसान बनाना। स्वयं आगे बढ़ता रहा और अपनी मेहनत और लगन से एक दिन वह एक आया जब वह अपूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसे एक प्रसिद्ध बहु अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई। प्राची अपूर्व के साथ उसी कंपनी में नौकरी करती थी। मुझे पता चला वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। मैंने उन्हें प्रणय बंधन में बांधने विलंब नहीं किया। चांद सी सुंदर बहू घर में आ गई थी। आज सुबह मैंने सुना अपूर्व प्राची से कह रहा था, मैं 5 वर्ष का था जब पापा हमें छोड़कर चले गए। मम्मी ने सारा जीवन संघर्ष किया है। प्राची, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की तपस्या का प्रतिफल हूँ। यदि तुम वास्तव में मुझे प्यार करती हो तो मुझे एक वचन दो, मम्मी का सदैव ख्याल रखोगी। उन्हें कभी अकेलेपन की त्रसदी न झेलनी पड़े। हर सोच से मेरी आंखों में आंसू बह निकले। आज मेरी तपस्या फलित हो गई है। डायरी समाप्त हो चुकी थी। रिया, रजनी और रीना खामोश बैठी अपने विचारों में तल्लीन थी। तभी नाश्ता लिए प्राची कमरे में आई। क्या तुम दोनों ने डायरी पढ़ ली? रिया बोली, हाँ प्राची, तुमने सच ही कहा था। अपने पूर्वाग्रह के पैमाने से ही हम रिश्तों को मापने लगते हैं। हमें एहसास हो रहा है कि रिश्तों के प्रति हमारा नजरिया कितना संकुचित था। वास्तव में तुम्हारी मम्मी, उनकी तपस्या पूजनीय है। प्राची का चेहरा सहेलियों की बातें सुनकर खुशी से खिल उठा। उसे लगा अगर प्रत्येक इंसान इसी तरह से अपने दृष्टिकोण को बदलकर रिश्तों की आत्मीयता से अपने ले, जीवन कितना आनंदपूर्ण और सहज हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।